हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक है ऑन ह्यूमन रिलेशंस। अगर आपको अपना सोशल लाइफ को इंप्रूव करना हो, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स इंप्रूव करने हो या फिर लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए एंड इट शुड बी अ बाइबल। दोस्तों, ये बुक ऑलमोस्ट 84 साल पहले लिखी गई थी और आज भी ये उतनी ही इफेक्टिव है, जिस वजह से ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक में से एक है। लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो और बुक पढ़ना आपको बोरिंग लगता है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने बुक को डिटेल में कवर किया है। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपने बुक ही पढ़ी है, क्योंकि मैंने इसमें हर एक चैप्टर, हर इंपॉर्टेंट डिटेल को इंक्लूड किया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। चैप्टर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। लोग अपने आप को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते, फिर चाहे उन्होंने कितना भी गलत क्यों ना किया हो। याद रखो, ह्यूमंस इमोशनल होते हैं जिनमें खूब सारी ईगो और प्राइड भरी होती है। आप जब भी किसी को क्रिटिसाइज करते हो उसके गलत के लिए तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं और अपने गलत एक्शंस को भी जस्टिफाई करते हैं। यहाँ तक कि क्रिमिनल की फैमिली मेंबर्स भी हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं। वो हमेशा अपने क्रिमिनल मेंबर को ये कहकर डिफेंड करते हैं कि उसने सिस्टम और गवर्नमेंट से परेशान होकर ये सब कुछ किया है, और कुछ केसेस में तो वो सोसाइटी को भी ब्लेम करने से पीछे नहीं हटते। क्रिटिसिज्म हमेशा लोगों की प्राइड को हर्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी को इंसल्ट करते हो तो वो अपने दिल में ये दबाकर लाइफ टाइम तक रख सकता है, या फिर मौका आने पर वो आपसे इस इंसल्ट का बदला भी ले सकता है। एक बार फेमस टेस्ट पायलट बॉब हूवर सैन डिएगो में हुए एक एयर शो से वापस लौट रहे थे। फिर सडनली बीच हवा में उनके प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं। अब क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पायलट थे, वो किसी तरह अपने प्लेन को नीचे उतार लेते हैं, जिससे उन लोगों की भी जान बच जाती है जो उस प्लेन में थे। लेकिन लैंड करते टाइम उनका प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, और जिस कारण से दोनों इंजन्स फेल हुए थे वो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 प्रोपेलर प्लेन में जेट फ्यूल डाल दिया गया था। अब एयरपोर्ट पे हूवर उस मैकेनिक से मिले जिसने ये गलती की थी, जो कि एक काफ़ी यंग लड़का था, और वो रो रहा था कि आज तो हूवर उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसकी गलती की वजह से एक तो उनका काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेन डैमेज हो गया और उन सबकी जान भी खतरे में थी जो उस प्लेन में थे। एंड गेस वॉट, क्या हूवर ने उसे डांटा होगा या उस पर चिल्लाए होंगे या उसे किसी वे में पनिश किया होगा? मे बी उसकी जॉब खा के? नॉट एट ऑल। एक्चुअल में हूवर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट ही शोड फेथ इन द मैकेनिक, और उन्होंने उसे अपने प्लेन को अगले दिन टाइम से रेडी करने के लिए कहा। सरप्राइजिंग, राइट? तो हूवर की इस अनशेकेबल फेथ के पीछे का कारण क्या था? हम में से कोई होता तो उस मैकेनिक को डांट फटकार कर नौकरी से निकाल देता। मे बी हूवर को बिहेवियर के बारे में कुछ ऐसा पता था जो फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने काफ़ी पहले डिस्कवर कर दिया था, कि जब भी किसी जानवर को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए अवॉर्ड किया जाता है तो वो अच्छा सीखता है, कंपैरेटिवली जिन्हें पनिश किया जाता है उनके बैड बिहेवियर के लिए। और यही बिहेवियर ह्यूमंस में भी होता है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो ये उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि ह्यूमंस आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय इमोशंस, नॉट रीजंस। एनी वीक पर्सन कैन क्रिटिसाइज और कंप्लेन, बट इट टेक्स अ रियल कैरेक्टर टू अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव। चैप्टर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। देखो, अब ह्यूमन बिहेवियर को सबसे अच्छा क्या लगता है? किसी से भी एक ऑनेस्ट एंड जेन्युइन अप्रिसिएशन। हम सबको ये पसंद है कि कोई हमारी तारीफ करे और हमें हमारे काम के लिए अप्रिशिएट करे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज तक जितनी भी सिविलाइजेशंस आई हैं वो इसी पे टिकी हुई थी कि उनके ह्यूमनली बिहेवियर को इम्पोर्टेंस मिलती थी। हम ह्यूमंस की ये जो इच्छा होती है दूसरों से तारीफ और अप्रूवल पाने की, ये हमें नई नई ऊंचाई छूने के लिए प्रेरित करती है। इसी छोटी सी तारीफ और नाम बनाने के लिए हम ह्यूमंस ने बहुत कुछ अचीव किया है। हम माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचे हैं, छोटी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ी की हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज की हैं, इंजीनियरिंग मार्वल खड़ी किए हैं, और न जाने क्या क्या। दोस्तों, आपको अपना अप्रिसिएशन शो करने के लिए किसी भी फैंसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा थैंक यू या फिर आई एम सॉरी भी कह सकते हो। साथ ही आप उन्हें सिंसियरली प्रेज भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी उनकी ओवर द टॉप तारीफ मत करो, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आप बस उनसे काम निकलवाने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हो। इंस्टेड कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को भूल जाओ और आपके सामने वाले आदमी की जेन्युइनली गुड क्वालिटीज़ पे फोकस करो और उन्हें ये फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट हैं। सही माइंडसेट में जाने के लिए आपको राल्फ वॉल्डो इमर्सन जैसा सोचना होगा, जिन्होंने कहा था कि वो जिस भी आदमी से मिले वो किसी न किसी वे में उनसे सुपीरियर थे, जिस वजह से हर बार उनके पास कुछ ना कुछ सीखने और अप्रिशिएट करने के लिए होता था। और थिंक अबाउट द गोल्डन रूल, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक अदर्स टू ट्रीट यू। सो अगली बार आप जब भी किसी थके हुए, बोर्ड, अंडर अप्रिशिएटेड एम्प्लॉय को देखो, ट्राई टू ब्राइटन हिज डे विद सम गुड टॉक्स एंड अप्रिसिएशन। आप जब भी ऐसा करोगे आप देखोगे कि कैसे वो पूरे दिन खिले खिले रहते हैं, कैसे उनकी डल लाइफ में एक स्पार्क आता है और कैसे वो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं जब उनकी अप्रिसिएशन की भूख को मिटाया जाता है।
इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सब पसंद करेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे, और इन सब के ऊपर आप उन सब की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालोगे। चैप्टर 3, अपील टू अनदर पर्सन्स इंटरेस्ट। लेट्स से आपको चीज़ केक पसंद है, लेकिन जब आप फिशिंग के लिए जाते हो तब आप कांटे में चीज़ केक नहीं लगाते, बट वो लगाते हो जो मछलियों को पसंद है, जैसे मांस का टुकड़ा या फिर कोई कीड़ा। लेकिन जब लोगों की बात आती है तो आप उन्हें डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हो? ठीक है, आप जो चाहते हो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे भी उसी में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो भी आपकी ही तरह है। हम सब वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो आप उनसे उस पर बात करो जो वो चाहते हैं, एंड उन्हें बताओ कि वो कैसे उसे पा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी ये जानता है कि उसे क्या चाहिए और उन्हें बस इसकी पड़ी है कि उन्हें क्या मिल रहा है। आप उन्हें कुछ ऐसे अप्रोच करो, कुछ भी बोलने से पहले टेक अ पॉज एंड आस्क कि सामने वाले को इस कॉन्वर्सेशन से क्या मिल सकता है। इवन अपने आप को चैलेंज करो कि आप अपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे। उनको लगातार ये शो करो कि आप जेन्युइनली उनकी मदद करना चाहते हो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु आर सेल्फ सीकिंग, सो द रेयर पर्सन हु अनसेल्फिशली सर्व्स अदर्स हैज एन एनॉर्मस एडवांटेज। यानी इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के बारे में सोचता है उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। एंड्रयू कार्नेगी की एक सिस्टर इन लॉ थी जिनके बच्चों ने कभी भी उनके लेटर्स का जवाब नहीं दिया। कार्नेगी किसी के साथ शर्त लगाते हैं कि वो बिना कुछ कहे उन लेटर्स का जवाब मंगवा सकते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसके आखिर में उन्होंने मेंशन किया कि वो एक $5000 का बिल भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनकी मदर ने ये पे कर दिया है। अब क्योंकि उनकी मदर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी और $5000 उनके लिए एक बहुत ही बड़ी रकम थी, तो उन्होंने उस लेटर का जवाब लिखते हुए पूछा कि इस बिल को पे करने के लिए उनकी मदर के पास पैसे कहाँ से आए, थिंकिंग कहीं उनकी मदर अब रिच तो नहीं हो गई है। पार्ट 2, 6 ways to make people like you। चैप्टर 1, become genuinely interested in other people। मुझे ये बताओ इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन है जिसे सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल है। यस, अ डॉग, क्योंकि वो जब भी आपको देखता है वो खुश होता है, आपके साथ खेलता है और उसे देखकर ये फीलिंग आती है कि उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप मैटर करते हो। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी में इंटरेस्ट दिखाते हो तो ये उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराता है। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमें एडमायर करते हैं। एक्चुअल में लोग आप में या मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो खुद में इंटरेस्टेड रहते हैं, हर दिन, लाइफ टाइम के लिए। जब भी आप एक ग्रुप फोटो को देखते हो सबसे पहले आप किसे देखते हैं? रिमेंबर, अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट शो करोगे तो आप इजीली उनको अपना दोस्त बना पाओगे, कंपैरेटिवली जब आप उन्हें खुद के लिए इंटरेस्टेड करोगे। लोगों से उनके बैकग्राउंड के बारे में जानो, उनके गोल्स के बारे में जानो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो, और जब आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो उसे उनके साथ शेयर करो। ट्राई करो कि आप उनसे भी बात कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके लेवल से नीचे हैं। एम्प्लॉयज जो सीधा आपको रिपोर्ट नहीं करते, सर्विस पीपल, एसेट्रा एसेट्रा। और जो लोग आपके लेवल से ऊपर है उनमें एक जेन्युइन लेवल का इंटरेस्ट शो करो उनके काम और उनके एडवाइस में, क्योंकि ये उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है जब वो अपनी सक्सेस जर्नी के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। चैप्टर 2, स्माइल। ए स्माइल ऑलवेज सेज आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। इट्स अ मैसेज ऑफ गुडविल। वंस अपॉन ए टाइम न्यूयॉर्क में एक स्टॉक ब्रोकर थे बाय द नेम विलियम बी स्टाइनहार्ड, जिसने ऑथर की एडवाइस पे कुछ नया करने का सोचा। वो ऐसे इंसान थे जो बहुत ही सीरियस रहते थे और कभी भी स्माइल नहीं करते थे, ना ही पर्सनल लाइफ में और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। उन्होंने ये कमिट किया कि वो अब से स्माइल करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत उन्होंने एक सुबह मिरर में खुद से बात करके की। फिर उन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपनी वाइफ को एक स्माइल देते हुए की। उन्होंने अपने वॉचमैन की तरफ भी स्माइल किया। फिर सबवे कैशियर की तरफ उन्होंने स्माइल करते हुए देखा। फिर फ्लोर के ट्रेडर्स और अपने कोलीग्स के साथ भी उन्होंने स्माइल करते हुए बात की। एंड एज अ रिजल्ट सबने उनको वापस स्माइल करते हुए रिस्पॉन्ड किया। स्टाइनहार्ड घर पे बताते हैं कि जितनी खुशी उन्हें एक्सपेरिमेंट के पहले 2 महीनों में हुई है, इतनी खुशी उन्हें अपने पिछले पूरे साल में नहीं हुई है। और उनके काम में कंप्लायंसेस और ग्रीवियंसेस भी आसान हो गए थे, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी बढ़ गया था कंपैरेटिवली उनके पिछले साल के। इन शॉर्ट, ही वॉज अ रिचर एंड हैप्पियर मैन। सो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एक स्माइल हमें बहुत कुछ दे सकती है। अगर हम किसी से जस्ट अभी मिले हैं और वो हमारी तरफ स्माइल करता है तो ऑटोमेटिकली हमें भी वो पसंद आता है। एक छोटे से बेबी की स्माइल फॉर एग्जाम्पल हमें अंदर से इमेंस खुशी देती है। सो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको इंस्टेंटली पसंद करे तो आप उन्हें स्माइल करते हुए बिना कुछ कहे ये बताओ कि आप उन्हें देखकर खुश हो। When they see how happy you are to meet them, they can't help but be happy to see you too. Chapter 3. Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. दोस्तों, नाम किसी भी इंसान की पहचान होती है जो उन्हें भीड़ में सबसे यूनिक बनाती है, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे मैं हमेशा इग्नोर करता था। जब भी मैं किसी अननोन से मिलता था
उसका नाम जानने के बाद मैं कुछ ही देर में भूल जाता था, और जब मुझे उनके नाम की ज़रूरत पड़ती थी तब मुझे उनसे दोबारा पूछना पड़ता था, जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती थी। और ये बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। आप जब भी किसी अननोन का नाम याद रखते हो तो वो ये शो करता है कि आप उनसे बात करते टाइम कितने ज़्यादा अटेंटिव और इंटरेस्टेड थे। आप जब भी किसी का नाम यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक इनविजिबल बैरियर को हटा देता है और सामने वाले को एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि वो आपके क्लोज है। आजकल मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो उनका नाम याद रखने की कोशिश करता हूँ बाय सेइंग देयर नेम्स मल्टीपल टाइम्स। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो मुझे उनका नाम याद हो जाता है और दूसरा वो मुझसे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से जिम या किसी पब्लिक प्लेस में मिलते हो तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग हाय हाउ आर यू, आप कह सकते हो कि हाय करण हाउ आर यू डूइंग टुडे, और आपको डिफरेंस खुद ही महसूस हो जाएगा। जस्ट बाय सेइंग देयर नेम आप उन्हें एक अनडिक्लेयर्ड कॉम्प्लीमेंट देते हो। किसी के नाम को भूल जाना या उसे गलत कहना एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी जो किसी को भी आप में अनइंटरेस्टेड कर सकती है। दोस्तों, अक्सर इस दुनिया में लोग अपना नाम बनाने के लिए और उनके मरने के बाद अपना नाम याद रखवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। एग्जाम्पल, उनके नाम पे बिल्डिंग्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेसेस होते हैं। एक बिजनेसमैन जो अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स का नाम याद नहीं रख सकता, वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ही डजंट केयर अबाउट द बिग पोर्शन ऑफ हिज बिजनेस। एक बार कार्नेगी एक कार कंपनी के साथ में मर्ज करना चाहते थे जिसका नाम पुलमैन था, और जब कार्नेगी ने ये कहा कि नई कंपनी का नाम भी पुलमैन ही रहेगा, तब पुलमैन के मालिक और भी ज़्यादा उत्सुक हो गए थे मर्जर के लिए। चैप्टर 4, बी अ गुड लिसनर। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो आप दूसरों को उनके बारे में बताने के लिए एनकरेज करो। किसी के लिए भी उनकी खुद की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक आदमी के लिए किसी भी महामारी जो कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार सकती है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सरदर्द। आप जब भी किसी को उसके खुद के बारे में बताने के लिए कहते हो तो ये उसे एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील कराता है कि बस हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। हर इंसान को ये लगता है कि उसने अपनी लाइफ में काफ़ी टफ सिचुएशंस फेस की हैं, स्ट्रगल किया है, टफ टाइम फेस किया है, और वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने उसे ओवरकम किया। आप इस पे किसी से बात करके देखना, आई एम श्योर उनकी लाइफ में एक ना एक स्टोरी ऐसी ज़रूर होगी। इवन बेटर, आप उन्हें इस ओवरकम पे अप्रिशिएट कर सकते हो, उन्हें प्रेज कर सकते हो, उन्हें ये बता सकते हो कि उनकी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है। काश ये नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास होता, क्योंकि जब भी लोग अपनी स्टोरी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तब वो एक दूसरे को ध्यान से सुनने की बजाय अपनी स्टोरी में खोए हुए होते हैं, और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब सामने वाला अपनी स्टोरी खत्म करेगा और वो अपनी स्टोरी उन्हें बताएंगे। एक ट्रू लिसनर वही होता है जो सामने वाले को ध्यान से सुनने के कॉन्शियस एफर्ट्स देता है अपनी फुल अटेंशन के साथ। एक बार ऑथर एक डिनर पार्टी अटेंड करने न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक बॉटनिस्ट से होती है। अब जिन्हें नहीं पता, एक बॉटनिस्ट प्लांट साइंटिस्ट होता है जिसे हिंदी में वनस्पतिक वैज्ञानिक भी बोलते हैं, और ये किसी भी बॉटनिस्ट से उनकी लाइफ की पहली मुलाकात थी। ऑथर घंटों तक उसे सुनते रहे। वो अपने हर एक एक्सोटिक प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट की कहानी उन्हें सुनाता रहा। एंड एट द एंड ऑफ द पार्टी बॉटनिस्ट होस्ट से ऑथर के बारे में ये कहता है कि आज वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशनलिस्ट से मिले। और कैच यहाँ पर यह था कि जब बॉटनिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था तब ऑथर ने कुछ भी कहने की बजाय एक अच्छे और इंटरेस्टेड लिसनर का रोल प्ले किया। अब ये बुक पढ़ने से पहले मैंने कभी भी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। मैं जब भी किसी से बात करता था तो मैं वेट करता था कि कब वो अपनी बात खत्म करेंगे और कब मैं ऐसे टॉपिक पे बात छेड़ूं जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। या फिर जब भी वो बात करते थे तो मैं उन्हें सुनने की बजाय ये सोच रहा होता था कि मुझे क्या बोलना है जब भी वो अपनी बात खत्म करेंगे। और जब भी वो अपनी बात खत्म करते थे तब मैं अपना सारा ज्ञान जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था उन पे उड़ेल देता था। चैप्टर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। तो यूजिंग अर्लियर एनालॉजी, हम क्यों चीज़ केक को बेट बनाकर फिशिंग नहीं कर सकते? क्यों हमें फिशिंग के लिए कीड़ा एज अ बेट यूज करना होता है? एंड द सिंपल आंसर इज बिकॉज द फिश इज इंटरेस्टेड इन वर्म एंड नॉट द चीज केक। दोस्तों, अक्सर लोगों की रुचि उन टॉपिक्स में ज़्यादा होती है जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, कंपैरेटिवली जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। किसी इंपॉर्टेंट से मिलने से पहले आप उनके इंटरेस्ट एरिया के बारे में रिसर्च करो, जिससे कि आप रेडी रहोगे उनके इंटरेस्टेड एरिया पे बात करने के लिए। आप उनके मेजर गोल्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें बताओ कि कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो उन गोल्स को अचीव करने में। एग्जाम्पल, अगर मेरा गोल है कि मुझे अगले 4 महीनों में इस चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर करने हैं और ये टारगेट अचीव करने के लिए मैं आपसे कहूँ कि गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अगले 4 महीनों में 15,000 सब्सक्राइबर करने का मेरा एक टारगेट है। डू यू रियली केयर अबाउट इट? नॉट एट ऑल, बिकॉज इट डज नॉट मीन एनीथिंग टू यू। बट इंस्टेड, अगर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ
या कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करता हूँ आपकी लाइफ में, और उसके बाद आपसे कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाने के लिए, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहे। तब जाके एक चांस बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके सीरियस हो और मेरी फ्यूचर वीडियोस आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। एज यू कैन सी, आई डिड नॉट इवन मेंशन माई टारगेट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट। चैप्टर 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। ऑलमोस्ट हर वो इंसान जिससे आप मिलते हो खुद को सुपीरियर और आपसे ऊपर समझता है इन सम वेज। लेट देम रियलाइज कि आप उनकी इंपॉर्टेंस जानते हो। इनवर्सली आप ऐसा कुछ भी मत कहो जिनसे उन्हें फील हो कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो या आप उनसे सुपीरियर हो। आप उन्हें प्रेज करो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, सो दैट वो आपके अराउंड सेफ और हैप्पी फील कर सकें। दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक रिकैप है पिछले प्रिंसिपल्स का, सो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बट इन शॉर्ट, यू गॉट द पॉइंट। मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। पार्ट 3, 12 ways टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अब देखो, प्रेज करना अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करोगे अगर आपसे कोई डिसएग्री करता है तो? एंड दैट्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इन समरी, आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं कि आग को आग से हराया जा सकता है, उन्हें साइड में रख दो, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं है कि कोई उन्हें गलत साबित करे। वो ये कभी नहीं मानेंगे कि उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, फिर चाहे आप कितना भी सही क्यों ना हो। आप जब भी उन्हें करेक्ट करने जाओगे, ये उसे अपनी प्राइड पे ले लेंगे। चैप्टर 1, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। देखो, किसी के साथ भी आर्ग्यू करना किसी भी तरह से सेंसिबल नहीं है। अगर आप हार जाते हो तो आप आर्ग्यूमेंट हारते हो, लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो आप सामने वाले की नज़रों में बुरे बन जाओगे। वो इस हार को अपनी प्राइड पे ले लेगा। एज अ रिजल्ट, आप आर्ग्यूमेंट जीतने के बाद भी उस इंसान को नहीं जीत पाओगे, और 10 में से 9 बार आपकी आर्ग्यूमेंट सामने वाले को उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े रहने को पहले से और स्ट्रांग बनाएगी। देयरफॉर इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप ऐसे डिस्प्यूट्स को स्टार्ट ही मत होने दो। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है और जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आपके दिमाग में आता है, आप उसे डिसोन कर दो, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिवली आपका डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट होगा। आप कुछ भी करो, बट अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखो। अपने ओपोनेंट को ध्यान से सुनो बिना किसी विरोध या प्रतिरोध के, और प्रॉमिस करो कि आप केयरफुली उनके थॉट्स को एग्जामिन करोगे। ऐसे एरियाज ढूंढो जहाँ पे आप अग्री करते हो, और ये आपके ओपोनेंट के डिफेंस को कम करने में मदद करेगा। चैप्टर 2, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। देखो, अक्सर लोग अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना चाहते, और आप उन्हें आपसे अग्री करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें आपकी डायरेक्शन में मोड़ा जरूर जा सकता है। सोचो, किसी जानवर को आप अपने पास कैसे बुलाओगे? आप उसे लकड़ी से चेज करते हुए अपने पास लाओगे या उसे खाना ऑफर करोगे? ऑलवेज रिमेंबर, अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गोल्ड। किसी का एक लैंडलॉर्ड था जिसने उसका रेंट बढ़ा दिया था, लेकिन उसने लैंडलॉर्ड से शिकायत करने की बजाय उसने घर की अलग अलग तरीके से तारीफ की। उसने कहा कि लैंडलॉर्ड अपनी इस बिल्डिंग का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसे वेल मेंटेन रखते हैं, वो यहाँ 1 साल और रहना चाहेगा, लेकिन ये उसके बजट के बाहर है। चैप्टर 3, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। आप जब भी किसी के ओपिनियन को गलत कहते हो, वो इंस्टिंक्टिवली अपने ओपिनियन को मरते दम तक डिफेंड करता है। वो कोर आइडिया से तो हट जाएंगे और ऐसी छोटी छोटी इररिलेवेंट बातें निकाल कर लाएंगे कि इस वजह से उनका ओपिनियन सही है। ह्यूमंस अपने बिलीफ को केयरलेसली बनाते हैं, और फिर गलत होने के बाद भी हम उसे किसी भी हद तक जाकर डिफेंड करते हैं। हम इसे अपनी प्राइड पे ले लेते हैं। ऑथर ने एक बार एक इंटीरियर डेकोरेटर को हायर किया अपने घर के कर्टन्स बनाने के लिए। एट द एंड वो शॉक हो गए थे बिल का साइज देखकर, और फिर कुछ दिनों बाद जब ऑथर ने इस बिल के बारे में अपने दोस्त को बताया तो उन्हें पता चला कि उन्हें क्लियरली ओवरचार्ज किया गया है, जिस पे ऑथर को काफ़ी इंसल्टेड फील हुआ। एज अ रिजल्ट ऑथर ने अपने एक्शंस को डिफेंड किया, ये कहते हुए कि उन्होंने ज़्यादा प्राइस क्वालिटी के लिए पे किया है। लेकिन फिर जब एक और फ्रेंड ऑथर के घर आए और उन्होंने उन्हीं ओवरप्राइज्ड कर्टन्स की तारीफ की, तो इस बार ऑथर ने ये एडमिट किया कि शायद उन्होंने इन कर्टन्स के लिए ओवरपे किया है, जिसका उन्हें दुख भी है। सो इस पॉजिटिव अप्रोच की वजह से ऑथर को बिल्कुल भी इंसल्टेड फील नहीं हुआ। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई उनके डिसीजन को गलत बताकर उन्हें चैलेंज कर रहा है, जिसकी वजह से वो फ्री हो गए और उन्होंने अपनी इस मिस्टेक को एडमिट किया। देखो, अब जब भी किसी को ये कहते हो कि वो गलत हैं, आप बेसिकली ये कहते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, जो कि एक डायरेक्ट अटैक होता है उनकी सेल्फ एस्टीम पे, जिस वजह से वो आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपोज करते हैं, क्योंकि आप क्लियरली उनके ओपिनियंस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। चैप्टर 4, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। एक बार ऑथर अपने डॉगी को पास के जंगल में घुमा रहे थे। उनके डॉगी को फ्रीली खेलना कूदना पसंद था, तो उन्होंने उसके गले में कोई चेन भी नहीं बांधी थी। अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस ऑफिसर वहां आ गए, जिसने ऑथर से कहा
कि कुत्ते को ऐसे फ्रीली घुमाना इलीगल है। क्योंकि ये ऑथर का पहली बार था तो पुलिस वाले ने उनको एक वार्निंग के साथ जाने दिया, लेकिन उनके डॉगी को बंधे रहना पसंद नहीं था और फिर कुछ दिनों बाद फिर से वो उसी रूटीन पर आ गए। वो बिना किसी चेन के अपने डॉगी को घुमाने ले गए और फिर एक दिन उसी पुलिस ऑफिसर ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। और इस बार पुलिस ऑफिसर के कुछ बोलने से पहले ही ऑथर ने कहा कि ही वॉज वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट एंड वो मानते हैं कि ये मिस्टेक उनकी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी नॉर्मल केस में तो वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही गुस्सा होते और ऑथर को टिकट पकड़ा देते, लेकिन क्योंकि ऑथर ने आगे से अपनी गलती एडमिट की और पुलिस वाले से सॉरी कहा, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर ने ठीक ऑपोजिट किया। पुलिस ऑफिसर ने सॉफ्टली उनसे आर्ग्यू किया कि एक छोटा सा डॉगी है जो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, सो इट इज़ ओके, एंड ऑथर को फिर से बिना टिकट के जाने दिया। अक्सर अपनी गलती मान लेना काफ़ी मदद करता है, क्योंकि सामने वाला आपको क्रिटिसाइज करके खुद को इम्पोर्टेंट फील कराता है, और जब आप सामने से अपनी गलती मान लेते हो तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज कर देता है। अब वो खुद को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए आपको अटैक नहीं कर सकता, बल्कि वो अपने आप को उदार दिखाने के लिए आपको माफ़ कर देता है। एंड इसी रीज़न की वजह से पुलिस ऑफिसर ने भी उदारता दिखाई थी एग्जाम्पल में। सो अगली बार अगर आप ये रियलाइज़ कर लो कि आप गलत हो तो जल्द से जल्द उसे एडमिट करो। ये आपकी हेल्प करेगा और आपको अच्छा फील कराएगा कंपैरेटिवली अगर आप अपनी गलत बात को भी डिफेंड करने की कोशिश करते हो तो। चैप्टर 5, लेट द अदर पर्सन डू द ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। कोई भी जो आपसे डिसएग्री करता है वो आपको बिना सुने ही अपनी बात रखेगा। आप कुछ भी कह लो वो सुनेगा ही नहीं। सो बेटर है कि आप उसे कह दो कि वो अपनी बात पूरी कर ले। आई एम श्योर आपने ऐसे आर्गुमेंट देखे होंगे जिनमें लोग एक दूसरे को सुने बगैर ही एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सामने वाले के ऊपर नहीं बोलेंगे तो उनके पॉइंट्स की वेटेज कम हो जाएगी। सो याद रखो, जब सामने वाला बोल रहा है तो आप अपने पॉइंट्स कभी भी मत रखो, बिकॉज दिस इज कॉस्टली एवरी टाइम यू डू इट। इमेजिन करो एक खाली बॉटल है जो भरती जाती है जैसे जैसे आप बात करते हो, और जैसे ही बॉटल भरती है ये नए थॉट्स लेना बंद कर देती है। बॉटल भरने से पहले आप अनहर्ड फील करते हो, और जैसे ही आप इंटरप्ट करते हो बॉटल फिर से खाली हो जाती है। चैप्टर 6, ऑनेस्टली ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने भी आपकी पार्टनर की बॉडी में जन्म लिया है तो आप दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम होंगे। आप सेम लेंस से दुनिया को देखोगे, हर एक सिचुएशन को लेकर आपकी थिंकिंग सेम होगी। आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, उनके ओपिनियन, उनकी फीलिंग को सेम महत्व देना है जैसे आप खुद के को देते हो। इमेजिन करो आप उनकी बॉडी में से दुनिया को देख रहे हो। ऑथर कहते हैं, अडॉप्टिंग दिस एटीट्यूड इज एक्चुअली प्रोडक्टिव। इट विल हेल्प यू डिस्कवर योर पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड आर्टिकुलेट योर आर्ग्यूमेंट टू अपील टू हिज इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, आप अपने आप को एक इंटरव्यू की जगह पर रखकर देखो। आपको क्या लगता है कि वो इंटरव्यूइंग प्रोसेस को एंजॉय करता है? क्या उसे अच्छा लगता होगा इतने सारे लोग का इंटरव्यू करने में? वो भी होप करता होगा कि अगला इंसान जो अंदर आ रहा है वो एक सही कैंडिडेट हो। उसे भी इंटरव्यू को जल्दी खत्म करना है। चेंज योर पर्सपेक्टिव। इंटरव्यू को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मीटिंग समझने की बजाय उसे एक ऐसी मीटिंग समझो जहां आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर आप उनकी प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए उन्हें ये एक्सप्लेन करोगे कि कैसे आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। चैप्टर 7, बी सिंपैथेटिक टू अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। कोई भी अपसेट इंसान गुस्से में जस्टिफाइड ही महसूस करेगा, नो मैटर आप क्या बिलीव करते हो। आपको क्या लगता है, आप जब भी गुस्से में होते हो तो क्या आप अपने आप से ये कहते हो कि आई नो मैं जो भी कर रहा हूँ वो बकवास है और मेरा गुस्सा भी बेबुनियाद है, लेकिन मैं फिर भी गुस्सा करता रहूँगा। लोग सहानुभूति के भूखे होते हैं। वो हमेशा बस यही चाहते हैं कि जो वो बिलीव करते हैं हम उसे मान्यता दें। अगर हम किसी को सहानुभूति देते हैं तो वो भी हमारे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें समझने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो वो हमसे अग्री भी कर जाते हैं। चैप्टर 8, स्टार्ट विद क्वेश्चंस टू विच द अदर पर्सन विल आंसर येस। जब भी कोई नो कहता है वो एक डिफेंसिव मोड में लॉक हो जाता है। किसी भी कॉन्वर्जेशन के स्टार्ट में उन एरियाज पे बात करने से बचो जहां आपके आइडियाज डिफर करते हैं। इंस्टेड उन चीज़ों से स्टार्ट करो जिस पे आप दोनों अग्री करते हो। गेट द पर्सन टू से येस। अपनी कंक्लूजन को किसी पे यूं ही थोपने से पहले उसे लॉजिकल क्वेश्चंस के थ्रू अपनी कंक्लूजन की तरफ घुमाओ। अब ये एक ट्रैप लग सकता है अगर उसे ये पता चल जाए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सो इसे पेशेंटली और एक जेन्युइन टोन में करो। आपकी टोन से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। मुश्किल सवाल पूछो जिसके आंसर्स क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, सो दैट उसे ऐसा ना लगे कि आप उसे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, सेल्समैन इस टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी बुक समरी बेचना चाहता हूँ तो मैं आपसे कहूँगा, आपको देख के ये लगता है कि आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, एम आई राइट? आप कहोगे यस। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप टाइम और पैसा दोनों बचाना चाहते हो, एंड मोस्ट लाइकली आपका आंसर फिर से यस ही होगा। और एक बार मुझे आपका ये यस मिल जाएगा
तब मैं आपसे कहूँगा देन बाय माई बुक समरीज बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट। आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचाओगे, आपको एक ही बुक पढ़ने पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर आपको लगेगा कि मैंने आपको फंसा लिया है उसमें जो आपको चाहिए ही नहीं। अगर आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद भी होगा लेकिन मेरी अप्रोच की वजह से आप शायद उसे ना भी खरीदो। चैप्टर 9, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। दोस्तों, हर इंसान को अपने आइडियाज़ पसंद होते हैं इन स्पाइट ऑफ अगर वो किसी को पसंद ना आए। फिर भी कोई भी इंसान जब भी अपने आइडियाज़ के साथ आता है उन्हें सेल्फ स्मार्टनेस और इम्पोर्टेंस फील होती है, और जब वो अपने खुद के आइडियाज़ पे काम करते हैं इंस्टेड ऑफ अदर आइडियाज़ तो ये उन्हें टोटल कंट्रोल की फीलिंग देता है। एग्जाम्पल, एक बार मैं ऐसे टफ इंसान के साथ नेगोशिएट कर रहा था जिसे कॉम्प्रोमाइज़ेस पसंद नहीं थे। कुछ देर बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि हमारा एक एग्रीमेंट पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये टेक्निक अप्लाई करूंगा। मैंने उससे कहा, आपको ये टॉपिक मुझसे ज़्यादा पता है, आप इसमें काफ़ी एक्सपर्ट लगते हैं, सो मैं इस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि हम दोनों एक ही एग्रीमेंट पे कैसे आ सकते हैं। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए रुका और उसके बाद उसने मुझे अपने एडवाइसेस और ओपिनियंस देने शुरू कर दिए। एंड आई मस्ट टेल, उसकी अप्रोच एक ओपोनेंट से चेंज होकर एक मेंटोर की बन गई। सो उनके ओपिनियन सुनने के बाद मैंने उनमें से एक ऑप्शन डिसाइड किया और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। सिंस ये ऑप्शन उसी ने दिया था तो वो इसमें ज़्यादा एंगेज और इंटरेस्टेड होकर मेरी इसे इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रहा था। चैप्टर 10, अपील टू द नोबलर मोटिव। आदमी के पास यूजुअली 2 रीज़न होते हैं किसी भी चीज़ को करने में, एक जो असलियत में है और दूसरी जो अच्छा साउंड कर रही है। अभी के लिए जो असलियत में है उसे भूल जाओ, अपील करती है उसकी हाईएस्ट मॉरल प्रिंसिपल पे। एग्जाम्पल, अगर कोई एग्रीमेंट तोड़ रहा है तो उससे कुछ ऐसा कहो कि मैं तो आपके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छा सोचता था कि आप एक ऊंची सोच रखने वाले इंसान हैं जिसकी एक बहुत ही हाई सेल्फ स्टीम और इंटीग्रिटी है, और उन्हें कुछ टाइम दो इस बारे में सोचने के लिए। अगर वो वापस आकर भी एग्रीमेंट तोड़ता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लोगे और एडमिट करोगे कि आपका जजमेंट उसके कैरेक्टर के बारे में गलत था। लेकिन स्टिल आप पर्सनली यही बिलीव करोगे कि दे आर द मैन ऑफ देयर वर्ड्स एंड विल नॉट ब्रेक द एग्रीमेंट। ऑथर कहते हैं, वी ह्यूमंस डू नॉट वांट टू लूज द नोबलर मोटिव्स दैट वी पोज। चैप्टर 11, ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। आज अटेंशन एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। आप ट्राई करो कि आप इसे कैप्चर कर सको। केवल सच बोलना आज काफ़ी नहीं है, लेकिन सच को अलग ढंग से बताना, उसे इंटरेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आज लोगों को सच्चाई में भी ड्रामा चाहिए। एक ऐसा तरीका निकालो जिससे आप विजिबली अपने दावों को प्रेजेंट कर सको। एग्जाम्पल, एक कैश रजिस्टर्ड सेल्समैन ने एक स्लो मूविंग चेकर लाइन को देख उसने मालिक को बताया कि वो काफ़ी सारी पेनीज लूज कर रहा है विद एवरी कस्टमर। वहीं उसने पेनीज को ज़मीन में फेंक कर अपना पॉइंट रखा। हाँ, इमेजिन ये कितना इफेक्टिव होगा अगर वो बार बार यही करता गया अपने नुकसान को बताने के लिए। एक बार स्टीव जॉब्स ने एक आईपॉड लॉन्च किया था। उन्होंने इस डिवाइस को ये कहकर पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया था कि दिस इज़ द 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उन्होंने कभी भी स्टोरेज का जिक्र ही नहीं किया। अब आप कुछ ऐसे इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। लोगों को एक विजुअल एनालॉजी दो, उन्हें साइज, स्पीड, कॉस्ट के लिए ऑब्जेक्ट्स दिखाओ, अपॉर्चुनिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी दिखाओ। एग्जाम्पल, योर बिजनेस इज लूजिंग 1 मर्सिडीज बेंज अ डे बाई नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम। मुझे पर्सनली ये टेक्निक पसंद है और मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया है। जब मैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा था तब मुझे रिजल्ट्स पे एक फाइनल प्रेजेंटेशन देना था। हम इन टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से मेरा प्रोजेक्ट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। जो इसके पीछे का कारण था वो ये था कि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैंने कभी भी अपने बोरिंग टास्क जो मैंने एक्सेल में किए थे उनका जिक्र ही नहीं किया। मैंने सिंपली ये कहकर स्टार्ट किया कि माई इंटर्नशिप सेव्ड 1.2 लाख रुपीज़ ऑफ द कंपनी। और जैसे ही मैंने ये कहा, ऑडियंस में बैठे हुए हर एक मैनेजर ने मेरे प्रेजेंटेशन को बहुत ही ध्यान से सुना और देखा, और एट द एंड मुझसे काफ़ी सवाल भी पूछे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी वही बोरिंग चीज़ें करी थी जो दूसरे इंटर्न्स ने की थी, एंड आई वुड से मैंने उनसे टास्क भी कम किए थे। लेकिन जो डिफरेंस था वो ये था कि जो नंबर ऑफ आवर्स मैंने उस कंपनी में स्पेंड किए थे उन्हें मैंने पैसों में कन्वर्ट कर दिया था। सिंस इट वॉज एन अनपेड इंटर्नशिप, आई वॉज ईजिली एबल टू से दैट आई सेव द मनी फॉर द कंपनी, क्योंकि अगर यही काम पेड एम्प्लॉय ने किया होता तो कंपनी को उसे सैलरी पे करनी पड़ती। चैप्टर 12, थ्रो डाउन अ चैलेंज। देखो, जब मोटिवेशन काम नहीं करता तो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो, एंड दिस कीप्स पीपल गोइंग बिकॉज दे डोंट वांट टू बी सेकंड। किसी भी चीज़ को मास्टर करके उसमें आगे बढ़ने की डिज़ायर एक फंडामेंटल ड्राइवर है ह्यूमन बिहेवियर का। एग्जाम्पल, अगर कोई श्योर नहीं है किसी भी काम को करने के लिए तो सटली आप उसकी स्ट्रेंथ को क्वेश्चन करो
उससे कहो कि अगर तुम डर गए हो तो मैं इस काम को किसी और को दे देता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन टू डू दिस जॉब। इसे करना सबके बस की बात नहीं। इट इज़ ओके अगर तुम इसे नहीं करना चाहते हो तो। पार्ट 4, फाइनल पार्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट चेंजिंग पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंसिव और अराउजिंग रिसेंटमेंट। चैप्टर 1, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। हमेशा खुद के बारे में अच्छी बातें और प्रशंसा सुनने के बाद खराब बातें सुनना और भी आसान हो जाता है, लेकिन बिना पहले प्रशंसा के आप खुद के बारे में कभी भी खराब बातें नहीं सुन सकते, तो ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। सो आप जब भी किसी को प्रेज कर रहे हो तो फॉर्मल होना अवॉइड करो, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी नॉर्मल है, जहाँ पे एक फॉर्मल प्रेज के बाद एक क्रिटिकल पॉइंट और फिर दोबारा छोटी सी प्रेज सुनोगे। इंस्टेड ऑफ दिस, आप जब भी किसी को प्रेज करते हो तो उसे स्पेसिफिक आइटम के लिए स्पेसिफिक प्रेज करना चाहिए। प्रेज को जनरलाइज करना अवॉइड करो। ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जब सामने वाले को ये पता होगा कि आप उसके काम से अपसेट हैं और सीधा आप उसके पास आए हैं शिकायत करने के लिए। इस सिचुएशन में अगर आप उसे सिंसियर अप्रिशिएशन देते हो तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा और वो अब आपकी फीडबैक को भी ध्यान से सुनेगा। चैप्टर 2, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। डायरेक्ट अटैक्स को अवॉइड करो, क्योंकि लोगों को अक्सर पता होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आप जब भी उन्हें उनकी मिस्टेक्स के लिए उन्हें कॉल आउट करते हो तो ये उनके माइंड में रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। सो 2 टेक्निक हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट, उन्हें सिंसियरली प्रेज करो, फॉलोड बाय नॉट विद बट रैदर विद एंड, क्योंकि आपने सुना ही होगा जो भी चीज़ बट से पहले आती है उसकी लिमिटेड वैल्यू होती है और काफ़ी केसेस में तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। यहाँ मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट वन, यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब वर्किंग हार्ड बट you could have prevented these careless mistakes. Versus, you have done an excellent job working hard and if you focus next on building a checklist, you'll improve your accuracy rate. अब इसमें जो सेकेंड अप्रोच है उसमें नेगेटिव फीलिंग ऑफ फेलियर नहीं है। सेकेंड टेक्टिक, अगर किसी काम को करने का टाइम निकल रहा है या उसे अर्जेंटली करना हो तो डू इट योरसेल्फ और उसके बाद आप इसके राइटफुल वर्कर को इसे सिखा सकते हो। एग्जाम्पल, जॉन वानामेकर ने देखा कि एक कस्टमर को सेल्स काउंटर पे इग्नोर किया जा रहा था और वहाँ के सेल्स पर्सन एक कॉर्नर में बैठकर चिट चैट कर रहे थे। जॉन ने उस समय उन कस्टमर्स को खुद ही अटेंड किया और लेटर उन्होंने इस टास्क को रैप अप करने के लिए सेल्स टीम को ट्रांसफर कर दिया। चैप्टर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर पर्सन। अगर आप खुद की गलती को एडमिट करते हो तो ये शो करता है कि आपने ये रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक डिफिकल्ट टास्क है एंड द पर्सन मिस्टेक्स आर अंडरस्टैंडेबल, जो कि एक फ्यूल का काम करता है उस आदमी के लिए और अगली बार वो और ज़्यादा ट्राई करता है अपने आप को आपके लेवल तक उठाने के लिए। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप लोगों की सोच को अपनी सोच की तरफ लाना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करो, फिर किसी को क्रिटिसाइज करो। तुम ये काम गलत कर रहे हो या फिर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी मत कहो, क्योंकि ये सामने वाले को डिफेंसिव मोड में डाल देगा और वो अपने आप को सही साबित करने के लिए हर एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देगा। इंस्टेड, आप पहले अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि आप कैसे महसूस कर रहे थे जब आप उनकी जगह पे थे और आप कितने गलत थे। एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले मैं कंपनी में स्टूडेंट्स को हायर करता था एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। वहीं इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स टेंशन और स्ट्रेस की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे एंड आई एम श्योर आपको भी ये फीलिंग पता होगी। आप जब भी किसी इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं आपका IQ लेवल 20 तक गिर जाता है, जिस वजह से आप कुछ सिंपल क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं कर पाते, जिस वजह से मेरा जॉब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उस स्टूडेंट को सच में आंसर नहीं पता या वो स्ट्रेस की वजह से अपने आंसर्स नहीं दे पा रहा है। एंड सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती थी जब एक स्टूडेंट इंट्रोवर्ट और शाई होता था। इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहले उन्हें रिलैक्स फील कराता था बाय सेइंग कि ये बस एक सिंपल फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन है जो हमारे बीच में होगा, इसके लिए उन्हें टेंशन या स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाउएवर ये कभी भी काम नहीं करता था। वन फाइन डे मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं इंटरव्यू प्रोसेस अपनी खुद की एम्बैरेसिंग इंटरव्यू स्टोरी बताकर स्टार्ट करूंगा कि कैसे मैंने सेम पोजीशन के लिए अप्लाई किया था जिस पोजीशन के लिए आज आप लोग अप्लाई कर रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं इंटरव्यू के एक सिंपल क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाया था। जब इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो उस टाइम पे काफ़ी फेमस था, और उस टाइम पे फेसबुक एक फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसे मैं हर दिन यूज़ करता था, और मैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाया था। एंड स्टिल टुडे आई कांट अंडरस्टैंड हाउ आई कुड नॉट आंसर दैट सिंपल क्वेश्चन। ये स्टोरी स्टूडेंट्स को हंसाती और उन्हें रिलैक्स फील कराती, क्योंकि वो देख सकते थे कि मैं भी एक दिन उन्हीं की जगह पर था। और जैसे ही मैंने अपनी एम्बैरेसिंग स्टोरी को एडमिट किया, स्टूडेंट्स रिलैक्स और कंफर्टेबल हो गए। एज वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल मेक मिस्टेक्स इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। चैप्टर 4,
आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, ये आपके पार्टनर को अलाउ करता है टू कम टू ए कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली, क्योंकि लोगों को अपने खुद के आइडियाज सबसे अच्छे लगते हैं। सेकेंड, इट गिव्स कंट्रोल टू द पर्सन एंड मेक्स हिम फील इम्पोर्टेंट। किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बजाय वो अपने खुद के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। थर्ड, इट स्टिमुलेट्स द क्रिएटिविटी ऑफ योर पार्टनर। क्वेश्चन आपके पार्टनर में से न्यू आइडियाज़ बाहर ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। डू यू थिंक दैट वुड वर्क? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? कैन वी थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू डू इट? चैप्टर 5, लेट द पर्सन सेव द फेस। लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर आप उसकी इस इंपॉर्टेंस को उससे दूर करोगे तो वो आप पे गुस्सा हो जाएगा एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट टू इन्फ्लुएंस हिम इन द फ्यूचर। लेट देम प्रिजर्व देयर प्राइड। अब बुक डिटेल में तो ये एक्सप्लेन नहीं करती कि कैसे ये करना है, लेकिन ऑन अ होल बुक ये कहती है कि लोगों को उनकी प्राइड रखने दो और जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती हो, जिसकी वो केयर करते हो, उसे उनके पास रहने दो। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एम्प्लॉय ने कुछ मिस्टेक करी, उसने उस एरर के लिए सॉरी कहते हुए कहा कि उसके हाथ में नई रिपोर्ट होगी अगली मीटिंग से पहले। तो इस पे उसे डांटने की बजाय उसके मैनेजर ने उसे उसके काम के लिए थैंक्स कहा और कहा कि ये एक अनयूजुअल एरर था एक नए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी मैनेजर ने उस पर फेथ दिखाया क्योंकि मैनेजर को पता था कि एम्प्लॉय ने अपना बेस्ट दिया होगा। चैप्टर 6, प्रेज एवरी स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट। आप जब भी छोटी से छोटी इंप्रूवमेंट को प्रेज करते हो तो वो सामने वाले को और इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, लोग इम्पोर्टेंस को क्रेव करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने फेवरेट फूड को करते हैं। और जब भी आप उन्हें थोड़ा सा भी प्रेज करते हो तो ये उन्हें प्रेज के लिए और हंग्री बनाता है। मैं पर्सनली भी ऐसी टेक्निक में विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने खुद ही देखा है कि ये काम करती है। इसने कई लोगों को शाय और नॉन कम्युनिकेटिव पर्सन से एक ओरेटर और एक टीम लीडर बनाया है, जिन्होंने आगे चलकर बड़ी बड़ी टीम्स को हैंडल किया है। आगे चलकर उन्होंने कई सौ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दी है। अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करते हो तो ट्राई टू गिव स्पेसिफिक प्रेजेस, सिंगल स्पेसिफिक प्रेज इंस्टेड ऑफ जनरल फ्लैटरिंग रिमार्क, एंड दिस विल मेक योर प्रेज साउंड सिंसियर। चैप्टर 7, गिव द पर्सन ए फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। अगर आप किसी में कुछ इंप्रूव या चेंज करना चाहते हो तो कुछ ऐसा एक्ट करो कि ये ट्राइट ऑलरेडी उसके कैरेक्टर की पहचान है। एग्जाम्पल, लेट्स से आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि वो आपको जानता है और आप सीक्रेट्स रखने में काफ़ी अच्छे हो और आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज, और आपके दूसरे दोस्त भी इसी ओपिनियन से अग्री करते हैं। और अब ये सब सुनने के बाद अगर आप ऐसे इंसान भी हो जो सीक्रेट्स नहीं रख सकता, आप एक अच्छे सीक्रेट कीपर बन जाओगे। यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। आप काफ़ी केयरफुल रहोगे कि आपको ये स्टेटस खोना नहीं है और हमेशा तोल मोल के बातें करोगे सो दैट आप किसी का सीक्रेट ना रिवील कर दो, जिसकी वजह से आपका वैल्यूएबल टाइटल भी जा सकता है। चैप्टर 8, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। अगर आप किसी को कहते हो कि वो टैलेंटेड नहीं है और उसमें वो अच्छे भी नहीं हो सकते, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने उसका इंटरेस्ट और होप ऑफ इम्प्रूवमेंट खत्म कर दिए। इंस्टेड उनसे कहो कि उनके पास सही टैलेंट और फंडामेंटल्स है, उनको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेक दिस स्टेप्स ईजी टू डू। एग्जाम्पल, अब एक डांस इंस्ट्रक्टर एक पुअर डांसर से ये कह सकता है कि तुम्हारे पास एक नेचुरल सेंस ऑफ रिदम है, तुम एक नेचुरल बॉर्न डांसर हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।